इस गांव की समस्त कमेटी का, इस गांव के समस्त आए हुए आगंतुकों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का और नौजवानों का, और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ विजय भाई का, जिन्होंने हमें लगातार फोर्स करके यहाँ पर बुलाया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। समय इसलिए नहीं कि मेरे एग्जाम 13 फरवरी से मेरे एग्जाम चालू, इसलिए मैंने पिछले 10-15 दिनों से कहीं गांव में आना जाना बंद कर रखा था और मैं माती कोर्ट में था, वहीं पर मैं उत्तर भारत के पेरियार नरेश सिंह यादव, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा, वीरांगना फूलन देवी, वीरांगना फातिमा से, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एवं बहुजन नायक मानवर काशीराम साहब एवं मूल्यवासी समाज में जन्मे समस्त बहुजन महापुरुषों का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज इस गांव में बुद्ध कथा का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन इस गांव में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में ऐसे आयोजन आए दिन करवाए जाते हैं। तालियां बजा मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, कृपया आप लोग तालियां ना बजाएं आखिरी तक। तो ऐसे आयोजन हमारे लोग करवा रहे पूरे देश में, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू महाराज, शिवाजी महाराज या ऐसे महापुरुषों के नाम पर आयोजन लगातार हो रहे हैं और हमारे लोग लगातार ऐसे ऐसे आयोजन करवा रहे हैं और हमारे लोग ये नारा भी लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन पूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ऐसे नारे लगाते हैं और हमारे लोग लगातार ऐसे नारे लगाते हैं और नारे लगाते हैं और 14 अप्रैल के दिन जागृत भी होते हैं। साल में एक बार जागृत होते हैं, उसके बाद 364 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 364 दिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कोई अता पता नहीं। उसके बाद जब बुद्ध कथा कराते हैं, बुद्ध कथा के दौरान कथावाचक या कथावाचिका के द्वारा बहुत सारी बातें जानकारी दी जाती है, लेकिन बुद्ध कथा सुनने के बाद बुद्ध कथा जैसे ही खत्म होती उसका रिजल्ट 0 होता। ये भी बहुत ही कड़वा है। हमारे ये नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है, अगर ऐसे में पूछ लिया जाए तो उनको जानकारी नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन असल में पूरा हुआ होता तो बाबा साहब अम्बेडकर को मरे हुए 60 से 65 साल हो गए और संविधान में 131 संशोधन हो गए, लेकिन हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को फूलमाला चढ़ाने, उनके पूजा करने, उनको अगरबत्ती लगाने पर भरोसा नहीं करता। जब मजबूरी होती तो मैं कर देता हूं, मैं काम कतई नहीं करता। मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता हूं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा अर्चना नहीं करता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या था, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में भारत में दुनिया का सबसे अच्छा संविधान लागू किया और संविधान लागू हुआ। संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब है समता, स्वतंत्रता, पदता, न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था। अब समानता कहाँ है? आज देश में 52% ओबीसी, 1931 की जाति आधारित जनगणना के बाद ओबीसी 52% है, लेकिन 6.5% नौकरियों पर आखिर समानता कहाँ? देश में लगभग 22% एससी/एसटी के लोग हैं, 6.5% नौकरियों पर है, आखिर समानता क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान बनाने
कमरे का, खाने पीने का अधिकार मिला, वो तो हम कर ही रहे हैं। ये तो फालतू बात करते हैं लोग। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आने वाले समय में इसी तरीके से अगर संविधान में संशोधन होते रहे तो हम पुनः उसी दहलीज पर पहुंच जाएंगे जहां से बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, पेरियार ललन सिंह यादव उठाकर को यहाँ पर लाए थे। हम पुनः वहां पहुंचने वाले हैं, ये हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। दूसरी बात, बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं और मंच पर आकर ये बात बोलते हैं दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। आप दलितों के मसीहा कहते हो, ये बात मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो तथागत बुद्ध ने चलाया जो कुशवाहा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया जो कुर्मी थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो पेरियार ललन सिंह यादव ने चलाए थे, यादव थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वही मिशन पेरियार रामास्वामी नायकर ने चलाया जो पाल जाति के थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो ज्योतिबा फूले ने चलाया जो कि माली थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मिशन चलाया वो जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने चलाया जो कुशवाहा थे। और हमारे लोग कहते हैं ये दलितों का मिशन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल दलितों की लड़ाई लड़ी होती, अब दलितों में एक बात है, अगर कुर्मी, यादव, तेली, तमोली ये मारा जा रहा है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरी नजर में वो भी दलित है। ये बात मैं स्वीकार करता हूं। अगर दलित शब्द केवल SC/ST को कहा जाए तो मैं यह बात कतई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। बाबा साहब ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं दलित शब्द का प्रयोग तो नहीं किया। ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो देश में बहुजन मिशन है वो मिशन बहुजन मिशन ना बन पाए और तेली, तमोली, अहिर, गडरिया जो ओबीसी की जातियां हैं वो इस बहुजन मिशन से दूर हो जाए, इसलिए इस षड्यंत्र के तहत दलित शब्द का प्रयोग किया गया। आज देश में बहुजनों की स्थिति क्या है? बहुजनों की स्थिति 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और आजाद भारत के बाद ये कहा गया कि आज से भारत आजाद हुआ, तो क्या हम लोग आजाद हैं? संविधान लागू होने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आज भी हम लोग आजाद हैं। तो उसके आंकड़े के आधार पर मैं आपको बताता हूं, 2018 में अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत में आज भी 83 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं। 55 लाख लोगों के सर पर छत नहीं है। 45 लाख लोग आज भी भीख मांगते हैं और 25 लाख लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। और वो लोग ये नारा लगाते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हम लोगों ने उस पर एक लाइन जोड़ी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और रहने के लिए घर नहीं, जबकि सारा जहां हमारा। आज इस देश में जितने भी जमीनें हैं हमारे पुरखों ने जंगल काट काट कर जमीनें बनाई, आज वो जमीनें किसके हाथ में है ये सोचने का विषय है। आज हमारी स्थिति बद से बदतर होने लगी, ये सोचने का विषय है। इस तरीके से खुद खाता कराने के बाद तालियां बजाना, मनोरंजन
ओबीसी के लोग कितने हैं? एक ही नहीं है। यही समस्या का असर यहाँ पर मंच पर आ करके अगर ओबीसी के महापुरुषों के बारे में ना बताया गया, ओबीसी के अधिकारों के बारे में ना बताया गया, तो लोग तो कहते हैं तो चमारों की बुद्ध कथा है, ये तो एक जाति तक सीमित किया। क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर केवल चमारों या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ही काम किया होता तो तेरी तमोली अहिर गढ़लिया में क्या कोई आईएएस पीसीएस बना होता? अगर तेरी तमोली कुर्मी गढ़लिया में अगर डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने की जो क्षमता है, अगर वो वकील बन रहा है, अगर अधिकारी कर्मचारी बन रहा है, तो इसका मतलब उसके ऊपर संविधान लागू होता है और वो संवैधानिक अधिकार पूरे देश के बहुजनों के ऊपर लागू होता है। आज मैं देख रहा हूँ कि देश के कोने कोने में त्राही मची हुई है। हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और देखिए जाकर के कि थाने में एफआईआर नहीं की जाती। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी ही समानता है, जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली। आज देश को चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतंत्र में 4 पिलर है। पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका, फिर मीडिया। विधायिका जहां विधेयक पारित होते हैं वहां 90 से 95% अगड़ी जातियों का कब्जा। कार्यपालिका आईएएस पीसीएस अधिकारी जो है 90 से 95% अगड़ी जाति का कब्जा। न्यायपालिका में देश के हाई कोर्ट में हर तीसरा जज एक दूसरे का चाचा भतीजा है, वो भी अगड़ी जाति का। देश की मीडिया पर 99.99% अगड़ी जातियों का कब्जा है। अब बताइए क्या हमारे लोगों को अधिकार मिले? सोचने वाली बात है। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। गांव में कभी कभार जब हम बारात में जाते हैं और बारात में जब खाने की पंगत लगती है और जब पहुंचने वाला व्यक्ति हमारे घर का होता है तो हमको उम्मीद होती है, और अगर भंडारे में हमारी सेटिंग हो तो जाहिर सी बात हमको मिलेगा। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधेयक बनाने वाले लोग हमारे नहीं है, कार्यपालिका में विधेयक पर अमल करने वाले लोग हमारे नहीं है, न्यायपालिका पर न्याय करने वाले जज हमारे नहीं है, मीडिया में खबर दिखाने वाले लोग हमारे नहीं है। इसलिए हमारे लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे अधिकारों का हनन दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन इस देश में पुनः मनुस्मृति लागू हो जाएगी। जाति के आधार पर लोगों को काम बांट दिया जाएगा। अब लोगों ने अगर इस बात को गंभीरता से, बहुत गंभीरता से नहीं लिया, इस बात पर विचार विमर्श नहीं किया, तो शायद आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होगी। दूसरी बात, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हम लोगों को वोट का अधिकार दिया, और वोट का अधिकार केवल वोट डालने का अधिकार नहीं है, राजा बनने और बनाने का अधिकार है। जब हमारे लोगों को राजा बनने और बनाने का अधिकार मिला तो उन लोगों ने क्या किया? हमारे सारे लोगों को हिंदू बना दिया, और जब हमारे सारे लोगों को हिंदू बना दिया तो अब हमारे लोग सोचते हैं कि हम हिंदू हो गए, इसका मतलब अब हम बराबर हो गए। लेकिन बाबा साहब ने एक बात मैं खुद नहीं बोला, बाबा साहब ने बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, ये मेरे बस में नहीं था। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बात क्यों कही? ये बात मैं कह सकता हूँ कि भारत में एससी, एसटी, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, ये बात प्रमाणित की जा सकती है। वो कैसे? कि जब कोई मुस्लिम धर्म ग्रहण करता है तो धार्मिक संस्कार के अनुसार उसका खतना किया जाता है, और खतना सारे मुसलमानों का होता है। जब कोई बुद्धिस्ट बनता है तो धार्मिक संस्कार
संस्कार के अनुसार उसको बपतिस्मा दी जाती है, जब उसको बहुत दीक्षा दी जाती है और वो बुद्धिस्ट हो जाता है। जब कोई क्रिश्चियन बनता है तो धार्मिक संस्कार के अनुसार उसको बपतिस्मा दी जाती है और बपतिस्मा जब मिल जाती है वो क्रिश्चियन बनता है। लेकिन जब कोई हिंदू बनता है तो धार्मिक संस्कार के अनुसार जनेऊ संस्कार होता है, और जनेऊ संस्कार असल में किसका होता है ये लोग आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए SC ST OBC के लोग ये साबित करें कि वो कौन सा, प्रमाणित करें कि वो कौन सा धर्म ग्रहण करे। क्या हिंदू है? अगर हिंदू है तो जनेऊ दिखाइए। हमारे लोगों को जबरन हिंदू बनाया गया, इग्नोरेंस में हिंदू बनाया गया, जानकारी के अभाव में हिंदू बनाया गया। जब हमारे लोग हिंदू बनने के लिए तैयार हो गए तो कहा गया कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो SC ST OBC के लोग सोचे कि अब ये हमारा मंदिर बनने जा रहा है तो मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। ये बात कब हुई? 6 दिसंबर 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन आयोग पारित हुआ और मंडल कमीशन की लड़ाई के लिए लालू यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय शरद यादव और बहुजन नायक मोहम्मद काशीराम साहब ने इस पूरे देश में OBC के अधिकारों के लिए मंडल कमीशन की लड़ाई शुरू कर दी। और OBC के लोग अपने अधिकारों के प्रति जब जागृत हो गए तो मनवादियों के पेट में दर्द होने लगा कि आखिर अगर इन 52% OBC को जनसंख्या के अनुपात में अगर भागीदारी देनी पड़ी, 27% आरक्षण देना पड़ा तो आने वाले समय में OBC इस देश को हुक्मरान बन जाएगा और हमारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? जब OBC के लोग पूरे देश में आंदोलन करने लगे तो 6 दिसंबर 1992 को इस देश में कांग्रेस के द्वारा बाबरी मस्जिद गिराई गई और OBC के लोग सोचे अरे बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो मंदिर वही बनेगा और मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। OBC के जो लोग थे वो कमंडल की लड़ाई छोड़कर कमंडल की तरफ चले गए और उनके अधिकारों का हरण शोषण हो गया। आज तक मंडल कमीशन के जो भी जितनी नौकरियां हैं हमारे लोगों को नहीं है। तो हमारे वोट का अधिकार कमेटी से चाहता हूँ कि 5 मिनट और चाहिए हमको। वोट का अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब दिया तो हमारे लोग हिंदू के नाम पर वोट करने लगे तो काशीराम साहब ने बहुजन महापुरुषों की जागरूकता गांव-गांव तक फैलाई और काशीराम साहब ने नारा लगाया कि वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये बात मनवादियों ने जानी कि काशीराम तो अपने समाज को जागृत कर रहा है, आने वाले समय में बहुजन समाज जागृत हो जाएगा, उनकी सरकारें बनने लगेंगी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो सन 1882 में इस देश में EVM मशीन लाई गई और EVM मशीन के माध्यम से हमारे लोगों को वोट का अधिकार छीना गया। अब हमारे लोग कहते हैं कि आखिर EVM मशीन में कहाँ घोटाला होता है? EVM मशीन कोई राजनीतिक मसला नहीं है। EVM मशीन से हमारे संवैधानिक अधिकार, वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। इसलिए मैं बात यहाँ पर रखना चाहूंगा। EVM मशीन में घोटाला होता है, 100% होता है। ये बात कैसे प्रमाणित हुई? 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM मशीन में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। EVM मशीन में 100% घोटाला होता है। घोटाला करके वर्तमान की सरकारें नाजायज तरीके से अपना सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं। लेकिन हमारे लोग EVM मशीन के विरोध में कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हमारे नेता कोई बात नहीं कर रहे। रोड पर उतरकर लड़ाई लड़नी होगी तब हमारे अधिकार बचेंगे। काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज सड़कें सुनसान है, संसद आवारा
से हम लोगों ने SC/ST एक्ट को बहाल करवाया। उसके बाद 5 मार्च 2019 को 10% आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और ईवीएम मशीन के विरोध में पूरे देश में, देश की 31 राज्यों, 550 जिलों, 4500 तहसीलों, 55,000 ब्लॉक तक हम लोगों ने ईवीएम मशीन 10% आरक्षण और 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद किया। भारत बंद के दौरान हम लोगों ने 12 जून में भारत बंद किया तो हमारे महिलाओं के ऊपर, साथियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई और मैं अपने 16 साथियों समेत जेल गया और सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर बचाया। तो मैं यहाँ की समस्त भीड़ से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर संविधान को समय हो गया है, क्योंकि आप लोगों को अगर संविधान को बचाना है तो इसके लिए अगर लड़का नौकरी की तैयारी कर रहा है तो बाप को भी अधिकार बचाने के लिए वोट उतर कर तैयारी करनी होगी। आज मनुवादियों के द्वारा, मैं सच कहने से कभी नहीं रुकता, आज मनुवादियों के द्वारा मेरे ऊपर 6 मुकदमे लगाए गए, मुझे 3 बार जेल में डाला गया, 1 महीने, 1.5 महीने, 6 महीने। उसके बाद मैं अपनी आवाज को आज भी आप लोगों के बीच रख सकता हूँ कि आप मुझे जेल में डाल सकते हो, आप मुझे थाना पुलिस लाठीचार्ज करवा सकते हो, और आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। अगर आपको हमारी आवाज बंद करनी है तो हमारे सीने पर गोली मारनी होगी, तभी मैं रुकने वाला हूँ। क्या आप लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे? हाथ उठाकर बताइए। क्या इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती, इस लड़ाई को लड़ने के लिए जनमत बनाना होगा, जनमत तैयार करना होगा। तो मैं यहाँ की भीड़ से कहना चाहता हूँ कि ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर एक एहसान करना, ऐ मेरे दोस्तों, मुझ पर एक एहसान करना। अगर मैं मर जाऊं इस मिशन को चलाते चलाते तो मेरे कफन के कोने कोने में जय भीम और जय संविधान लिखना। ऐ मनुवादियों सुन लो, जितना जुल्म करना हो कर लो, कोई कसर बाकी मत रखना। जिस दिन टूटा सफर बहुजन समाज का तो रहम की उम्मीद हम लोगों से ना करना, हम लोगों से ना करना। जय भीम।